नमस्कार साथियों, रुद्रा क्लासेस केकड़ी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज की क्लास लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेट का यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छी कॉलेज मिलती है अगर एडमिशन होता है, इसमें नंबर आता है तो उनके लिए मैं जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये क्लास जेट विद्यार्थियों के साथ साथ उन विद्यार्थियों को भी मदद करेगी जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जिनके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि रीट वगैरह टीचर एग्जाम, उन एग्जाम वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्पेशल जेट वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही सही। तो क्लास को देखिए और शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेप वर्म जाति के अंतर्गत आता है, यानी कि जो टेप वर्म है वो कौन सी जाति के अंतर्गत आता है। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले एग्जाम 2023 का जो एग्जाम हुआ था जेट का उसमें आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखिए, समझिए। एसेलमिन्थीस, इसका आंसर होगा क्या? नेमांथेलेंस होता क्या? तीसरा है प्लेटीहेलमिन्थेस होगा क्या? और चौथा है एनेलिडा होगा क्या? तो देखिए इसका टेपवर्म किस जाति के अंतर्गत आता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लेटीहेलमिन्थेस। जो टेपवर्म है वो प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशा उत्पादक पौधा नहीं है? ऑप्शन 1 कोकोस न्यूसिफेरा, ऑप्शन 2 लाइनम यूसिटेटिसिसम, क्रोटोलेरिया झुंसिया और सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो इनमें से आपको बताना है कि रेशा उत्पादक पौधा कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है सेकेरम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मानव रक्त कणिका में वृद्धावस्था में केंद्रक नहीं होता है? यानी कि ऐसी कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो WBC है क्या, मैक्रोफेज है क्या, RBC और न्यूरॉन? तो इनमें से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 RBC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में अपस्थानिक जड़ अनुपस्थित होती हैं? चावल, मटर, गेहूं और ब्रायोफिल्म। तो आपको बताना कि अपस्थानिक जड़ जो है वो किसमें अनुपस्थित होती है? अनुपस्थित का मतलब नहीं होती है। तो देखिए ये मटर के पौधे में नहीं होगी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मटर का पौधा इसमें नहीं होगी। बाकी चावल, गेहूं और ब्रायोफिल्म में अपस्थानिक जड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप के जो ऑप्शन है वो पहला है 44+X0, 44+XX, 44+XX0 और 44+XXY। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक जो क्रोमोसोम होता है वो टर्न आउट हो जाता है, यानी कि छुपा रहता है, दिखता नहीं है, लुप्त हो जाता है। तो इसका आंसर होगा पहला वाला 44+X0। ओके, ये इसका राइट आंसर हो गया 44+X0, यानी कि इसके अंदर ओनली 45 क्रोमोसोम ही होंगे, 44+1X ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम कोर्डेटा के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य आमतौर पर बाहरी निषेचन दिखाता है? तो कोर्डेटा का आपको ऐसा सदस्य बताना है जो कि बाहरी निषेचन दिखाता है। पहला ऑप्शन है मेमेलिया, सेकंड रेप्टिलिया, थर्ड एम्फीबिया और फोर्थ एवीज। तो देखिए इसमें से ये जो बाहरी निषेचन दिखाने वाला जो ग्रुप है, सदस्य हैं, वो कौन सा होगा? इसमें एम्फीबिया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका, एम्फीबिया। अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका साइंटिस्ट का नाम बताना आपको, बिना ऑप्शन के बता सकते हो। ऑप्शन होगा इसका कार्ल लिनियस। ओके, ये 4 ऑप्शन बना रखे हैं, लेकिन इसमें जो सेकंड ऑप्शन है कार्ल लिनियस, ये इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां एक कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका में कौन से स्थान पे होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन 2 न्यूक्लियोप्लाज्म में, ऑप्शन 3 प्रोटोप्लाज्म में और ऑप्शन 4 है साइटोप्लाज्म में। तो बताइए आपको कि ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 साइटोप्लाज्म में। आप क्लास को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और सभी को इसका फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल संरचना का एक आवश्यक खनिज है, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर कौन सा खनिज तत्व होता है यह आपको बताना है। Fe होता है क्या, सेकंड मैग्नीशियम होता है क्या, फोर्थ मैग्नीज होता है क्या, और फोर्थ है कॉपर होता है क्या। यानी कि आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर, इनमें से कौन सा क्लोरोफिल की संरचना में होता है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। ओके, Mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंजक सामान्यतः पादप उत्तक के अभिरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसे कौन सा रंजक है जिसको हम पादप उत्तक को अभिरंजन करने के लिए उपयोग में लेते हैं। एसिटोकार्बाइन है क्या, कॉटन ब्लू, ट्राइपेन ब्लू और सैफ्रेनिन, इनमें से कौन सा ऐसा वो रंजक है जिसको हम पादप उत्तक को अभिरंजन करके स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते समय काम में लेते हैं, तो वो है सैफ्रेनिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नीमेटोड के कारण नहीं होता है। गेहूं की जड़ सड़न, गेहूं का बाली रोग, जड़ गांठ रोग और गेहूं का टुंडू रोग। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग नीमेटोड से नहीं होता है। यानी कि 3 रोग तो नीमेटोड से ही होते हैं, एक रोग इसमें ऐसा दे रखा है जो नीमेटोड से नहीं होता है, उसको आपको पहचानना है। तो बताइए कौन सा होता है। और वो रोग है गेहूं की जड़ सड़न, ये नीमेटोड से नहीं होता है। बाकी जो तीनों रोग हैं वो नीमेटोड से ही होते हैं। चलिए, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, 2023 के एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन नहीं है। IAA, IBA, G18 और 2,4-D, इनमें से आपको बताना है कि ऑक्सिन कौन सा नहीं है। यानी कि इनमें से 3 ऑप्शन में तो ऑक्सिन के ही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक में नहीं है, और वो आंसर होगा G18। कौन सा होगा, G18, ये ऑक्सिन नहीं है। बाकी IAA यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, IBA ऑक्जेलो यानी कि इंडो, ये IAA इंडोल एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलो नहीं है, सॉरी, इंडोल एसिटिक एसिड है। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, और 2,4-D आप जानते ही हो। तो ये तीनों ही ऑक्सिन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन G18 है वो ऑक्सिन नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा संघ ऑर्थोपोडा का सदस्य नहीं है। तो ऑर्थोपोडा का सदस्य आपको छांटना है इनमें से कि वो कौन सा नहीं है। सिल्वर फिश, स्टार फिश, पॉड बोरर या फिर खपरा बीटल, इनमें से बताइए कि ऑर्थोपोडा का सदस्य कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर है सिल्वर फिश, ये ऑर्थोपोडा का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जलीय जंतुओं का श्वसन अंग है। तो जलीय जंतुओं का श्वसन अंग कौन सा है ये बताना आपको। फेफड़े हैं क्या, गलफड़े हैं क्या, त्वचा है या फिर ट्रेकिया है। तो इसका राइट आंसर होगा गलफड़े, क्योंकि जलीय जंतु है वो श्वास गलफड़ों से लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि मछली वगैरह गलफड़ों से श्वसन करती है। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास की खेती मुख्य रूप से होती है, यानी कि बीटी कपास की खेती क्यों करते हैं हम, किस लिए करते हैं। कीट क्षति के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए, कवक रोग के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए, जीवाणु रोग के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए, या फिर अधिक उपज देने वाली किस्म पैदा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कीट क्षति के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए, यानी कि कीटों से क्षति को बचाना है। इसके विरोध में हम किसकी खेती करते हैं, बीटी कपास की, क्योंकि बीटी कपास के ऊपर जो ही कीट आएगा वो उसको खाते ही खुद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये बीटी कॉटन होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मछली एवं समुद्री खरपतवार मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि समुद्री मछली और समुद्री खरपतवार को हम क्यों उपयोग में लेते हैं। फॉस्फोरस के लिए लेते हैं, कैल्शियम के लिए लेते हैं, या फिर आयरन के लिए लेते हैं, या आयोडीन के लिए लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन के लिए हम इन समुद्री मछली को और समुद्री खरपतवार को उपयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव के मादा जनन तंत्र में अनुपस्थित है। अच्छा देखिए, मैं ये जो क्लासें हैं ये मैं सोच रहा हूं कि पिछले 10 सालों के जो पेपर हुए थे जेट के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के, उन 10 सालों के जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं एक एक क्लास में करके आपके सामने लाऊं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको डेली इस प्रकार की क्लास मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छी बना सको और एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सको। तो मैं डेली क्लास लाऊंगा और एक एक वर्ष के पेपर को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए इसका ऑप्शन है एपिडाइडिमिस, इन्फेंडेबुलम,
और तीसरा है यूटेरस और चौथा ऑप्शन है क्लाइटोरिस। तो इसमें से आपको बताना है कि मादा के जनन तंत्र में कौन सा अनुपस्थित होता है, यानी कि 3 पार्ट तो मादा के जनन तंत्र के देर के हैं और 1 पार्ट अलग से देर का है जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो आपको पहचानना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 इन्फेंटेबुलम ये मादा जनन तंत्र का पार्ट है, यूटेरस और क्लाइटोरिस ये भी मादा जनन तंत्र का पार्ट है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है एपिडाइडिमिस ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडाइडिमिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के नुकसान से संबंधित है, यानी कि जैव विविधता के नुकसान से कौन सा संबंधित है? स्वस्थानीय संरक्षण, चिपको आंदोलन, वनों की कटाई और वनीकरण। तो देखिए इसमें आपको 3 ऑप्शन ऐसे लगेंगे जो जैव विविधता के लिए हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो जैव विविधता का नुकसान कर रहा है, और वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वनों की कटाई। तो ये आप इस प्रकार से पहचान सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दबाव प्रवाह परिकल्पना दी थी? तो दबाव जो परिकल्पना थी दबाव प्रवाह, वो परिकल्पना किसने दी थी? अर्नेस्ट मुंच ने दी थी क्या, डी ग्रीश ने दी थी, या फिर जेसी बॉस ने दी थी, या एम जॉन्स ने दी थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट मुंच ने ये परिकल्पना दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी अनाज किस परिवार के हैं, यानी कि जितने भी अनाज हैं वो किस फैमिली के हैं? आपको बताना है क्या वो पोएसी फैमिली के हैं क्या, या फिर वो क्रूसीफेरी के हैं, या सोलेनेसी के हैं, या फिर कुकुरबिटेसी के हैं? तो देखिए सभी जो अनाज हैं वो पोएसी फैमिली के हैं, तो आपको याद रखना है अनाज सभी पोएसी फैमिली के, और आप सब जानते भी हो, मुझे ऐसी आशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहिस्तानीय संरक्षण प्रक्रिया नहीं है? तो बहिस्तानीय संरक्षण की प्रक्रिया कौन सी नहीं है ये पहचानना आपको। तो बॉटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, बीज बैंक और होम गार्डन। तो देखिए इन 3 में से 3 प्रक्रियाएं तो क्या है, बहिस्तानीय संरक्षण की प्रक्रिया है, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहिस्तानीय संरक्षण नहीं है, और वो है बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये बहिस्तानीय नहीं होकर के स्वस्थानीय संरक्षण है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आपके जेट में पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन 1 SO2, ऑप्शन 2 N2O, ऑप्शन 3 CO2 और ऑप्शन 4 है CH4। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि इनमें से 3 गैसें तो ग्रीन हाउस गैस हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी हैं। अगर है वाली याद कर लिया कि भाई ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो नहीं वाली को आप पहचान जाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा SO2, ये गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी N2O, CO2 और CH4 ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोरीफेरा का उदाहरण है? तो पोरीफेरा का आपको एग्जाम्पल बताना है, पैरामीशियम है क्या, साइकोन है, यूग्लेना और प्लाज्मोडियम। तो देखिए इनमें से आपको पोरीफेरा का एग्जाम्पल पूछा है, तो मैं बता दूं आपको कि पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम ये तीनों पोरीफेरा के एग्जाम्पल नहीं होकर के प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं, तो इसका जो पोरीफेरा का एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा नंबर 2 साइकोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप एक बार क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आप कमेंट करके बताएंगे तभी मैं आपके लिए और ऐसी क्लास ला पाऊंगा, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। क्लास को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपना क्वेश्चन है, प्लाज्मिड सामान्यतः पाया जाता है, यानी कि प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? कवक में पाया जाता है क्या, शैवाल में पाया जाता है, विषाणु में, या फिर जीवाणु में? तो देखिए ये जो प्लाज्मिड होता है ये हमें किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, और वो जीवाणु भी कौन सा होता है? ई कोली जीवाणु, यानी इस्चेरिया कोलाई जीवाणु से हमारे को प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो कोशिका बन जाती है, यानी कोशिका कैसी बन जाएगी? डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी क्या, टर्जिड हो जाएगी, या फिर प्लाज्मोलाइट हो जाएगी, या फिर कोई बदलाव नहीं होगा? तो देखिए एक कोशिका को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि वो सिकुड़ जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो उसमें वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाने को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? यानी कि आपको इनमें से 4 ऑप्शन है, उनमें से प्रतिबंधन एंजाइम
छांटना है कि कौन सा नहीं है, यानी 3 तो इसमें दे रखे होंगे। BAM ऑप्शन बी, BAC ऑप्शन सी है हिंड, और ऑप्शन डी है E. कोलाई RI। तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इसमें BAC जो है वो कोई प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, बाकी BAM, हिंड और E. कोलाई RI यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज RI का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है। तो स्टॉप कोडोन कौन सा नहीं है, देखिए आपको बताना है UAA, UAG, UGA और UGU। तो इनमें से 3 तो स्टॉप कोडोन है और कौन सा नहीं है उसको अलग पहचानना है। तो 3 स्टॉप कोडोन होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए इनमें से UAA पहला ऑप्शन स्टॉप कोडोन है, UAG भी स्टॉप कोडोन है और UGA भी है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है UGA, UGU ये कोई स्टॉप कोडोन नहीं होता है। तो आपको ऊपर वाले 3 ऑप्शन होते हैं, बाकी चौथा ऑप्शन ये नहीं होता है स्टॉप कोडोन, ठीक है ना। 3 स्टॉप कोडोन है जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ द्विविभाजन किस में पाया जाता है। तो जो अनुप्रस्थ द्विविभाजन है वो किस में पाया जाता है ये आपको पहचानना है। क्या ये हाइड्रा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में, या फिर अमीबा के अंदर। तो आपको पता होगा अनुप्रस्थ द्विविभाजन है ये पैरामीशियम में पाया जाता है और इसका राइट आंसर होगा पैरामीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रूड चैम्बर शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। मछली पालन कक्ष के लिए, झींगा की खेती करने के लिए, रेशम कीट पालन कक्ष के लिए, या फिर मधुमक्खी पालन कक्ष के लिए। तो देखो ये जो ब्रूड चैम्बर होते हैं ये मधुमक्खी पालन कक्ष के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी पालन कक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन अपना किसी भी कीट के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है। यानी कि इसमें से कीट का जो जीवन चक्र होता है जिसमें कि लार्वा स्टेज आती है, प्यूपा स्टेज आती है, उनका आपको सही क्रम बताना है। हम अभी 30वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 10 क्वेश्चन अपनी क्लास में और रहेंगे क्योंकि टोटल 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन ही इस एग्जाम में आते हैं। ये क्लास वैसे मैं बता दूं आपको सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को शेयर कीजिए और सभी देख करके लाइक कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी और क्या मुझे आपके लिए ऐसी क्लास और बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो आपको बताना है कि कीट का जीवन चक्र का सही क्रम क्या होगा। बताइए क्या अंडा, प्यूपा, लार्वा, वयस्क, यानी कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। अब आप समझ लीजिए कि सबसे पहले अंडा होता है। अंडा जब फूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से लार्वा निकलता है और लार्वा के बाद में वो प्यूपा में बदलता है और प्यूपा से क्या बन जाता है, वो वयस्क बन जाता है। यानी कि इसमें ऐसा ऑप्शन कहाँ लिख रखा है, तीसरा ऑप्शन, यानी कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ये वाला तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है गेहूं में लूज स्मट यानी कि ऑस्ट्रेलागोट्रिटिकी जो है इसके कारण होता है, लेकिन ये कौन से फाइलम में आता है। तो फाइकोमाइसिटीज में आता है, एस्कोमाइसिटीज में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज में आता है, या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलागोट्रिटिकी है ये किस फाइलम में आता है, तो ये आएगा बेसिडियोमाइसिटीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय आधार किसके द्वारा दिया गया था। यानी कि गुणसूत्र का जो मतलब आनुवंशिक का जो गुणसूत्रीय आधार है वो किसने दिया था। आप समझ सकते हो गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। क्या TH मॉर्गन ने दिया था, क्या GJ मेंडल ने दिया था, क्या यानी कि GJ का मतलब ग्रेगर जोन मेंडल ने दिया था, क्या W सट्टन ने दिया था, क्या या फिर वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है यानी गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया था, W सट्टन ने। यहाँ पे 2 साइंटिस्ट आते हैं वैसे, सट्टन और बोवेरी, लेकिन यहाँ पे एक ही साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है W सट्टन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा W सट्टन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक C3 पौधा है। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा C3 प्लांट है, मक्का, गन्ना, चावल या फिर ज्वार। तो बताइए इसमें से केवल C3 पौधा कौन सा है। तो C3 पौधा यहाँ पे हो जाएगा चावल वाला, क्योंकि ज्वार, गन्ना और मक्का कैसे पौधे हो जाएंगे, C3 तो है ही सही, लेकिन इनके अंदर एक दूसरा चक्र भी पाया जाता है, इसलिए ये विशेष प्रकार के बन जाएंगे और केवल C3 पौधा बच जाएगा यहाँ पे चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है। तो ये जो सिट्रस कैंकर रोग है ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है। क्या ये ग्राम पॉजिटिव जेंथोमोनास के कारण होता है, क्या ग्राम नेगेटिव स्यूडोमोनास के कारण होता है,
ग्राम पॉजिटिव स्यूडोमोनास के कारण होता है या फिर ग्राम नेगेटिव ज़ेंथोमोनास के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ये ग्राम नेगेटिव ज़ेंथोमोनास के कारण होता है सिट्रस कैंकर डिजीज। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता है? यानी कि आपको नाइट्रोजनी क्षार बताना है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जैसे डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आपको बताना है कि आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है। तो आरएनए के अंदर भी 3 नाइट्रोजनी क्षार तो सेम होते हैं, तो आपको पहचानना है कि कौन सा नहीं पाया जाता है, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन या फिर ग्वानिन। तो इनमें से बताओ कि आरएनए के अंदर कौन सा नहीं होता है। तो मैं बता दूं आपको, इनमें से थाइमिन नहीं होता है, क्योंकि आरएनए के अंदर बाकी ये सब सेम रहेंगे, लेकिन थाइमिन की जगह कौन आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा थाइमिन, क्योंकि ये आरएनए में नहीं होता है। ठीक है, ये चारों डीएनए के लिखे हुए हैं, लेकिन आरएनए में भी सेम होते हैं, केवल थाइमिन को छोड़ करके। वहां पे थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? तो वाटसन और क्रिक को हम किसके लिए जानते हैं, प्रोटीन की संरचना के लिए जानते हैं, या डीएनए की संरचना के लिए, आरएनए की संरचना के लिए, या राइबोसोम की संरचना के लिए? तो हम इनको जानते हैं डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए की संरचना के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फलों के पकाने में मदद करता है? ऑक्सिन करता है क्या, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल या फिर जिब्रेलिन? तो आपको पता है एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है, और वो है एथिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन, जो कि एक गैसीय हार्मोन है, ये भी आपको याद रखना है। जानवरों के साम्राज्य में सभी मनुष्यों को रखा गया है, यानी कि जो मनुष्य है उनको किस साम्राज्य में रखे गए हैं, जानवरों के साथ रखे गए हैं, लेकिन कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, यूथीरिया में, मेटाथीरिया में, या प्रोटोथीरिया में, या फिर मोनोट्रेम्स में? तो इनको जो मनुष्य हैं उनको हम किस ग्रुप में रखते हैं, ये रखते हैं हम यूथीरिया के अंदर। चलिए हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेट्रीवोर्स का उदाहरण है? तो डेट्रीवोर्स का आपको एग्जांपल बताना है, तितली, केचुआ, तिलचट्टा या फिर चमगादड़। तो डेट्रीवोर्स जो है उसका एग्जाम्पल होगा यहाँ पे केचुआ। और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है, जिसका मेंजीफेरा संकेत करता है। यानी कि जो मेंजीफेरा शब्द है ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, वर्ग की ओर, प्रजाति की ओर, जिन्स की ओर, या फिर परिवार की ओर? यानी कि जो मेंजीफेरा है ये किसको बता रहा है, वर्ग, प्रजाति, जिन्स और परिवार में से? तो आपको पता है, क्योंकि जो द्विनाम पद्धति के अनुसार जो नाम दिए जाते हैं 2 पद में, वो जिन्स और जाति को बताते हैं, जिन्स और स्पीसीज को बताते हैं, यानी कि वंश और जाति को बताते हैं। तो यहाँ पे मेंजीफेरा किसको बताएगा, जिन्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्स को। चलिए आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।